हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 12, जिसका नाम है घर्षण। तो बच्चों, इस पार्ट में हम देखेंगे कि घर्षण जो है वो क्या होता है, किस तरह से ये कार्य करता है और कौन कौन से कारक घर्षण को प्रभावित करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी जब कहीं पर जाते हैं तो आपने रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल या रोड लाइट देखी होगी। वहाँ पर क्या होता है कि वाहन जो है वो मंद होते हैं, यानी कि आकर जो है रेड लाइट के आगे आकर वाहन रुक जाते हैं और उन वाहनों को रोकने के लिए वाहन चालक क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। बच्चों, जब कभी आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल की गति को मंद करने के लिए भी आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, जिससे क्या होता है, साइकिल जो है वो धीमी हो जाती है या रुक जाती है। तो बच्चों, इन स्थितियों में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हम जो है एक बाह्य बल लगा रहे हैं। किस रूप में? ब्रेक के रूप में हम बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं और ये जो बाह्य बल है उस गतिशील वस्तु को रोक देता है या धीमा कर देता है। लेकिन बच्चों, जब कभी आप गेंद से खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि जब गेंद जो है वो फर्श पर लुढ़कती है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो कुछ समय पश्चात आगे जाकर रुक जाती है। बच्चों, ये इस स्थिति में भी रुक रही है जब हमने इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया है। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब कोई वस्तु जो है वो अन्य वस्तु की पृष्ठ पर गति कर रही होती है तो वो उस स्थिति में भी मंद हो जाती है या रुक जाती है जब हमने उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया है। तभी भी क्या हो रहा है, वो वस्तु जो है वो धीरे धीरे जाकर रुक जाती है। तो बच्चों, ये क्यों रुक रही है? ये रुक रही है घर्षण बल के कारण। इसी तरह बच्चों, आपने देखा होगा कि यदि कोई लड़का या कोई बच्चा जो है केले के छिलके पर पाँव रख देता है तो क्या होता है, वो गिर जाता है। अब क्यों गिर रहा है वो बच्चा? क्योंकि यहाँ पर भी कौन काम कर रहा है, घर्षण बल। घर्षण बल का मान यहाँ पर कम हो गया है, यानी कि जो सतह है वो कैसी हो गई है, चिकनी हो गई है, तो इसलिए वो बच्चा गिर जाता है। अब बच्चों, ये जो घर्षण बल है ये किस तरह से काम कर रहा है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करेंगे बच्चों हम, कि हम जो है एक मेज पर इस तरह से जो है एक पुस्तक को रखेंगे और अपने हाथ की सहायता से उस पुस्तक को थोड़ा सा आगे की तरफ ढकेलेंगे। तो आप क्या देखेंगे बच्चों कि पुस्तक जो है थोड़ी दूर गति करके रुक जाती है और अपने आप रुक रही है। हमने जो है उसको नहीं रोका है, हमने कोई उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया है। इस क्रियाकलाप को हम एक बार फिर से दोहराएंगे विपरीत दिशा में। क्या करेंगे कि अब हम पुस्तक को मेज के दूसरी तरफ रखेंगे और वहां से जो है हम इसको थोड़ा सा धक्का देंगे, आगे की तरफ हम इसे धकेलेंगे। तो इस स्थिति में भी क्या हो रहा है कि जो पुस्तक है वो आगे जाकर रुक जाती है। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने बाह्य बल नहीं आरोपित किया है, फिर भी पुस्तक जो है वो गतिशील नहीं रहकर आगे जाकर रुक रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? हम क्या कह सकते हैं कि जब ये पुस्तक गति कर रही है तो इस गति का विरोध करने के लिए क्या हो रहा है, उस पर कोई बल लग रहा है। ये बल हम नहीं लगा रहे हैं, ये कौन लगा रहा है, ये बल जो है टेबल उस पुस्तक पर लगा रही है और ये बल क्या कहलाता है, ये घर्षण बल कहलाता है। यानी कि अगर हम घर्षण बल को परिभाषित करें तो हम क्या कहेंगे कि जब दो संपर्क सतह के बीच में एक बल कार्य करता है और वो बल क्या करता है, वस्तु की गति का विरोध करता है, वो क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको हम, कि संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है और ये बल क्या करता है, गति करने में वस्तु का विरोध करता है। कि क्या कहलाता है, ये बल घर्षण बल कहलाता है। और बच्चों, ये जो घर्षण बल होता है इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। यानी कि यदि वस्तु इस दिशा में गति कर रही है तो घर्षण बल जो है इसके ठीक विपरीत दिशा में कार्य करेगा। कहाँ पर होगी इसकी दिशा, जो होगी वो वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होगी। अब बच्चों, ये तो बात हो गई कि घर्षण बल क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि घर्षण बल कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, घर्षण बल जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा है सर्पी घर्षण बल और तीसरा है लोटने घर्षण बल। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रखी है तो उस पर कौन सा बल कार्य करेगा, उस पर स्थैतिक घर्षण जो है वो कार्य करता है।
जब हम उस वस्तु को गतिशील करेंगे, स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में लाएंगे, तो हमें एक बल लगाना पड़ेगा। किस लिए लगाना पड़ेगा? वो हमें इस स्थैतिक घर्षण बल से पार पाने के लिए लगाना पड़ेगा। दूसरा है सर्पी घर्षण बल। बच्चों, ये क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर सरक रही है, आगे की ओर बढ़ रही है, तो वहां पर कौन सा बल लगता है? सर्पी घर्षण बल। और जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर लुढ़क रही है, यानी कि गोल गोल करके वो आगे बढ़ रही है, तो वहां पर कौन सा बल कार्य करेगा? लोटनी घर्षण बल। अब बच्चों, यदि इनके मान देखें तो स्थैतिक घर्षण का मान जो है वो अधिक होता है और लोटनी घर्षण जो है उसका मान सबसे कम होता है। यानी कि जब कोई वस्तु लुढ़क कर गति कर रही है तो उस पर घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। तो बच्चों, ये हो गए घर्षण बल के प्रकार। अब आगे हम बात करते हैं घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कि किस तरह से जो है ये घर्षण बल प्रभावित होता है। इसमें सबसे पहला है, घर्षण जो है वो सतहों के खुरदरेपन पर निर्भर करता है। यानी कि कोई सतह कितनी खुरदरी है या चिकनी है, इस पर इस घर्षण बल का मान निर्भर करता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? एक क्रियाकलाप जो है वो इसको समझने के लिए हम करेंगे। क्या करना है बच्चों हमें? कि हम एक ईंट लेंगे और इस तरह से इस ईंट के चारों तरफ एक डोरी बांध देंगे और इस डोरी को हम जोड़ देंगे कमानीदार तुला से। बच्चों, कमानीदार तुला क्या होती है? कमानीदार तुला जो है एक इस तरह का उपकरण होती है जिसमें क्या होता है, नीचे की तरफ एक हुक लगा होता है और इस पर हम उस वस्तु को लटकाते हैं या बांध देते हैं जिस पर हमें बल का मान ज्ञात करना है। और इसमें जो पाठ्यांक है उसकी सहायता से हम उस बल का मान जो है वो नोट कर लेते हैं। तो ये क्या कह सकते हैं हम इसे कि यह वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें क्या होता है, एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें क्या हो रहा है, जैसे हम किसी वस्तु को इसमें टांक रहे हैं या बल लगा रहे हैं तो क्या होगा, इस कुंडली का प्रसार हो जाएगा और ये जो पाठ्यांक है इससे हम क्या करेंगे, बल का परिणाम नोट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो ईंट है उसे हमने डोरी की सहायता से कमानीदार तुला से बांध दिया है। अब क्या करेंगे, हम इस ईंट को जो है खींचने का प्रयास करेंगे। इस तुला के द्वारा हम इसको खींचेंगे। जैसे ही ईंट जो है वो गति करेगी तो जो कमानीदार तुला है उसमें पाठ्यांक का मान जो है वो हम नोट कर लेंगे। अब ये स्थिति में हमने पाठ्यांक नोट कर लिया है। दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये जो ईंट है इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक पॉलीथीन का टुकड़ा लपेट दिया है। पॉलीथीन जो है इसके चारों तरफ लपेट दी है। अब दोबारा से हम जो है यही गतिविधि दोहराएंगे। क्या करेंगे कि हम इसे जो है दोबारा से खींचने का प्रयास करेंगे। तो जो दोनों स्थितियां हैं उनमें ये जो कमानीदार तुला है इसके पाठ्यांक में अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा बच्चों कि जो पहले स्थिति थी उसमें हमें इस ईंट को खींचने के लिए अधिक बल लगाना पड़ रहा था। क्यों लगाना पड़ रहा था? क्योंकि जो ईंट है उसकी सतह कैसी थी, खुरदरी थी। तो इसलिए जो खुरदरी सतह है उस पर घर्षण बल का मान अधिक होता है। जबकि जब हमने इसमें क्या किया, इसके चारों तरफ पॉलीथीन लपेट दी तो इसका पृष्ठ कैसा हो गया, चिकना हो गया। तो चिकना होने से क्या हुआ, जो घर्षण बल है उसका मान कम हो गया और हम जो खींचने के लिए बल लगा रहे हैं वो भी हमें कम लगाना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो घर्षण बल है इसका मान जो है वो सतहों के खुरदरेपन पर निर्भर करता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, घर्षण बल का मान संपर्की वस्तुओं के पदार्थों पर भी निर्भर करता है। यानी कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर हम कि जो दो वस्तुएं संपर्क में आ रही है उनके पदार्थों पर भी घर्षण बल का मान निर्भर करता है। इसको समझने के लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे। बच्चों, ये जो भी क्रियाकलाप हैं उनको आप अपने घर में जरूर से करें ताकि क्या होगा, उससे आपको इस घर्षण बल के पीछे जो तर्क छुपा है वो समझने में आसानी होगी। यानी कि आपको इस घर्षण बल का कारण अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या करना है बच्चों आपको इसमें कि हमने क्या किया है, देखिए चित्र में यहाँ पर हमने एक टेबल रखी है और उस टेबल पर हम क्या कर रहे हैं, एक हमने लकड़ी जो है उसका टुकड़ा रखा है। लेकिन वो कैसा होना चाहिए बच्चों, समतल होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एक आनत समतल बनाना है। अब आनत समतल क्या होता है कि इस तरह से हमने इस लकड़ी के टुकड़े को जो है थोड़ा सा झुकाकर रखा है। झुकाने के लिए जो है हम कुछ पुस्तकों के बंडल की सहायता ले सकते हैं या फिर ईंट या हम पत्थर का टुकड़ा भी
ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है इस लकड़ी के टुकड़े को थोड़ा सा झुकाकर रख दिया है। अब क्या करेंगे हम कि बिंदु ए पर पेन से जो है कोई चिन्ह हमने बना लिया, कोई निशान जो है हमने इसके ऊपर बना लिया, जहाँ से हमें क्या करना है कि कोई पेंसिल या फिर जो सेल है उसको हम इस बिंदु से जो है नीचे लुढ़काने का प्रयास करेंगे। जैसे ही हम इसे लुढ़काएंगे तो क्या होगा, ये जो सेल है या पेंसिल है ये गति करेगा इस टेबल पर। ठीक है, अब ये गति कर रहा है तो ये कितनी दूरी तक गति कर रहा है उसका मान हम नोट कर लेंगे। और दूसरे प्रयोग में हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया है, ये जो हमारा समतल था यहाँ से लेकर आगे जो है एक कपड़ा बिछा दिया है और उस कपड़े पर हमने क्या किया है, थोड़ी सी हमने उस पर जो है रेत की पतली परत जो है वो बिछा दी है। और वापस से हम जो है इस प्रयोग को दोहराएंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ ए बिंदु से इस सेल को वापस से लुढ़काने का प्रयास करेंगे। अब ये जितनी दूरी तक लुढ़का है उस दूरी को भी हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इस स्थिति में हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों कि जो दोनों ही क्रियाकलाप हैं उसमें हमें जो आनत समतल का ढलान जो है उसको समान रखना है, यानी कि हमें उस ढलान का लेवल नहीं बदलना है। जिस तरह से जिस स्थिति में ये पहले था उसे अभी भी वैसे ही रखना है। अब क्या होगा इसमें, जब हम दोनों क्रियाकलापों के प्रेक्षण नोट करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि ये जो दूसरी स्थिति है इसमें सेल ने जो है कम दूरी तय करी है। क्यों तय करी है, क्योंकि हमने क्या किया है, इस सतह का जो है खुरदरापन बढ़ा दिया है। पहले क्या थी, टेबल थी जो एकदम समतल थी, बाद में हमने इस पे क्या किया है, कपड़ा बिछा दिया है, उसके ऊपर जो है हमने एक रेत की परत डाल दी है। तो इसलिए क्या हो गया कि जो संपर्क वाले पदार्थ हैं वो भिन्न भिन्न हो गए। पहले सेल जो है वो सीधे टेबल के संपर्क में आ रहा था और दोनों ही सतह कैसी थी, बिल्कुल चिकनी थी, तो उसने सेल ने आगे तक गति की। जबकि हमने दूसरी स्थिति में क्या किया, इसके ऊपर हमने जो है कपड़ा बिछाकर उस पर रेत डाल दी, तो ये जो सेल है वो सीधे इस टेबल के संपर्क में नहीं आ रहा है। बीच में क्या आ गई, बीच में एक खुरदरा पृष्ठ आ गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, घर्षण बल का मान अधिक हो गया है और ये जो सेल है इसने कम दूरी तय की है। यानी कि क्या हो रहा है कि जो पेंसिल या सेल है ये विभिन्न पृष्ठों पर भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पेंसिल या सेल की जो गति है, यानी कि इसमें जो गति हो रही है, घर्षण बल लग रहा है, उसका मान किस पर निर्भर कर रहा है, जो संपर्क वाली वस्तुएं हैं उनके पदार्थों पर भी निर्भर कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है घर्षण बल का मान पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि पृष्ठ हमारे कैसे हैं, खुरदरे हैं या चिकने हैं, इस पर भी घर्षण बल का मान निर्भर करेगा। इसको हम कैसे समझेंगे बच्चों, जैसे हमने एक टेबल पर क्या रखी है, एक पुस्तक रखी है, तो जब हम देखें जो पुस्तक है इसकी जो सतह है और टेबल की जो सतह है उनके बीच में क्या है, थोड़ा खुरदरापन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो दोनों पृष्ठों की अनियमितता है, ये यानी कि खुरदरापन जो है वो एक दूसरे के भीतर धंस जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। और जैसे ही हम इस पुस्तक को सरकाने का प्रयास करेंगे तो हमें जो है ये जो इंटरलॉकिंग हुई है इसे तोड़ने का प्रयास करना होता है। ये जो इंटरलॉकिंग है इसे हमें जो है वो खोलना होता है। यानी कि क्या कर रहे हैं, हम इस अंतर बंधन पर जो है वो पार पा रहे हैं, इसके लिए हमें जो है कोई बल लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इस पर कोई बाह्य बल आरोपित करेंगे तो क्या होगा कि इसके जो अंतः बंधन यानी कि जो इंटरलॉकिंग इस पुस्तक की टेबल के साथ में हुई है वो बंधन टूट जाएगा और पुस्तक जो है वो आगे गति करेगी। लेकिन क्या हो रहा, ऐसा नहीं होगा कि हमने एक बार इस पुस्तक को गति कराई तो ये गति ही करती रहेगी। ये क्या होगा, आगे जाकर जो है घर्षण बल के कारण रुक जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि यदि कोई पृष्ठ ज़्यादा खुरदरा होगा तो उस पर घर्षण बल का मान अधिक होगा, जबकि पृष्ठ अगर चिकना है तो घर्षण बल का मान कम होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है घर्षण बल का मान एक दूसरे से जुड़े रहने की प्रबलता पर निर्भर करता है। अब ये बात बिल्कुल सही है। क्या हो रहा है कि जैसे ही मान लीजिए अगर अंतः बंधन दोनों पृष्ठों का अधिक होगा तो क्या होगा, घर्षण बल अधिक प्रबल होगा। उस घर्षण बल से पार पाने के लिए हमें जो है अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है, अब क्या कर रहे हैं, हम इसको जो है धक्का दे रहे हैं। तो बच्चों जब ये स्थिर अवस्था में है तब हमें जो है अधिक बल कार्य करना पड़ेगा, अधिक बल जो है हमें लगाना पड़ेगा। जबकि अगर एक बार ये गतिशील हो गया उसके बाद में हमें जो है कम बल लगाकर ही हम इसे गतिशील कर सकते हैं। यानी कि क्या कह सकते हैं बच्चों हम कि जब कोई वस्तु रुकी हुई है
तो उसको हमें विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में जो है उस घर्षण पर पार पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। वो क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण कहलाता है। यानी कि वस्तु रुकी हुई है तब हमें क्या करना पड़ रहा है? उसमें अधिक बल लगाना पड़ रहा है, तभी हम उसे गति करा सकते हैं। तो उस पर कौन सा बल लग रहा था? उस पर लग रहा था स्थैतिक घर्षण बल। जबकि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसे उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल कौन सा हो जाएगा? सर्पी घर्षण बल हो जाएगा। बच्चों, हमने समझा था कि जब वस्तु स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो उस पर स्थैतिक घर्षण बल लगेगा, और जब वस्तु किसी पृष्ठ पर सरक रही है, गतिशील है, तो उस पर कौन सा बल लगेगा? उस पर लगेगा सर्पी घर्षण बल। आगे देखते हैं, यदि मान लीजिए हमें किसी बॉक्स को सरकाना है और उसने बॉक्स ने हमें जैसे धक्का लगाया, बॉक्स ने सरकना आरंभ कर दिया, तो क्या होगा कि उसके जो पृष्ठ के संपर्क बिंदु हैं उनको इतना समय नहीं मिलेगा कि वो क्या कर सके, फर्श के जो बिंदु हैं उनके साथ में जो है इंटरलॉकिंग कर सके, यानी कि उसके बिंदुओं में धंस सके। तो क्या हो रहा है कि जो सर्पी घर्षण है उसका मान जो है वो स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे वस्तु गतिशील है, गति कर रही है, तो वो जो फर्श के बिंदु हैं उनके साथ में इंटरलॉकिंग नहीं कर पाती है, उसमें नहीं धंस पाती है, इसलिए वो सरकती रह रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो सर्पी घर्षण है उसका मान जो है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति को बनाए रखना क्या होता है? सरल होता है, आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें कम बल की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये क्या हो गए? घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अब आगे हम देखते हैं कि घर्षण जो है वो हमारे लिए जरूरी क्यों है, घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं और घर्षण से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं घर्षण बल से लाभ। बच्चों, घर्षण बल जो है वो हानिकारक तो है परंतु अनिवार्य भी है। क्यों? क्योंकि यदि घर्षण बल नहीं होता तो हम जो है सीधे खड़े नहीं रह पाते, हम चल नहीं पाते और किसी भी वस्तु को हम पकड़ नहीं पाते। इसलिए घर्षण बल जो है वो बहुत ही आवश्यक बल है। क्या क्या फायदे हैं इसके? कि घर्षण बल के कारण ही हम वस्तुओं को पकड़ सकते हैं। बच्चों, ये मैंने हाथ में पेन पकड़ा हुआ है, तो ये घर्षण बल के कारण ही मैं इस पेन को रोक पा रही हूँ। यदि ये जो पेन है वो बहुत चिकना होगा और मेरी उंगलियां बिल्कुल चिकनी होगी तो क्या होगा? घर्षण बल कम हो जाएगा और ये पेन सरक कर नीचे गिर जाएगा। यानी कि किसी भी वस्तु को पकड़े रखने के लिए कौन सा बल कार्य कर रहा है? घर्षण बल कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है, घर्षण बल के कारण ही मनुष्य चल पाता है। जैसे ही हम फर्श पर चलते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो पैर हैं वो और जो फर्श है उनके बीच में घर्षण बल कार्य करता है, जिसकी वजह से ही हम चल पाते हैं। यदि ये घर्षण बल नहीं होता तो क्या होता? जैसे ही हम चलने का प्रयास करते और हम फिसल कर गिर जाते। अगला है, घर्षण बल के कारण ही हम कागज पर या शाम पट पर लिख पाते हैं। तो बच्चों, जैसे ही हम पेन से कागज पर लिखते हैं या फिर हम ब्लैक बोर्ड पर जो है चौक से लिखते हैं तो क्या हो रहा है? उनके बीच में घर्षण बल कार्य कर रहा है। घर्षण के कारण ही कागज पर जो है पेन की स्याही चिपक जाती है, या फिर जब हम बोर्ड पर चौक से लिखते हैं तो जो चौक के कण हैं वो घर्षण के कारण उस ब्लैक बोर्ड पर चिपक जाते हैं और जिसकी वजह से ही हमें लिखा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है, घर्षण बल ना हो तो वाहनों की गति न तो आरंभ की जा सकती थी और न ही रोका जा सकता था। बच्चों, जो स्कूटर, मोटरसाइकिल या गाड़ियां आदि सड़क पर चलती है तो क्या होता है? उनमें जो वाहनों के टायर हैं और जो सड़क है उनके बीच में घर्षण बल कार्य करता है। यदि घर्षण बल नहीं होता तो ना तो हम कोई वाहन को चालू कर सकते थे और ना ही हम उसकी गति को रोक सकते थे। तो इसके लिए भी क्या है? घर्षण बल बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है, घर्षण नहीं होता तो भवन निर्माण नहीं हो सकता था। बच्चों, जब हम भवन निर्माण करते हैं तो क्या करते हैं? ईंट के ऊपर सीमेंट लगाते हैं और उसके ऊपर जो है दूसरी ईंट रखते हैं। यदि घर्षण नहीं होता तो क्या होता कि जो सीमेंट और ईंट है वो आपस में नहीं चिपक पाती और इस वजह से क्या होता? भवन का निर्माण भी नहीं हो पाता। तो इन सब कारणों की वजह से क्या है बच्चों? घर्षण जो है वो हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन ये जो घर्षण है इससे हमें बहुत सारी हानियां भी होती है, यानी कि ये हमारे लिए नुकसानदायक भी है। क्या क्या हानि हो रही है बच्चों इससे?
कि घर्षण जो है इसके कारण वस्तुएं घिस जाती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम जब हम चलते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे जो जूतों के तले हैं वो नीचे से घिस जाते हैं, या फिर जो मशीनें होती है उनमें बॉल बियरिंग या फिर जो पेच लगे होते हैं वो भी कुछ समय पश्चात धीरे धीरे घिसने लगते हैं। वो किसके कारण घिस रहे हैं? वो इस घर्षण के कारण ही घिस रहे हैं। नेक्स्ट है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। बच्चों, सर्दियों में जब आप अपने हाथों को इस तरह से रगड़ते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर में हमारे हाथ जो हैं वो गर्म हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस घर्षण से क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। आपने देखा होगा बच्चों, जब हम घर में मिक्सी चलाते हैं तो क्या होता है, उसमें घर्षण के कारण जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है, और यदि हमने उसे थोड़ी अधिक देर तक चलाया है तो मिक्सी गर्म होने लग जाती है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, और इस ऊष्मा के कारण क्या होता है बच्चों, अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। और ऊर्जा नष्ट हो रही है तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ क्या होता है, मशीनें खराब भी हो जाती है। तो उसमें ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो गई तो मशीनें जल्दी से खराब भी हो जाती है। तो ये सब क्या हो गए, ये हो गई घर्षण बल से होने वाली हानियाँ। लेकिन बच्चों, घर्षण बल का होना जो है वो बहुत ही आवश्यक भी है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इनको अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। बच्चों, मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।